हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडसेट। आज हम लोग जो है हमारी क्लास 12th हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, उसको आज हम लोग जो है वन शॉट में पढ़ने वाले हैं, जो एक तरह से हमारा क्विक रिवीजन होगा। इसमें हम लोग पॉइंट्स को अच्छे से जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज, जो हमने कहा 600 BCE से लेकर 600 CE तक जो है वो हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। किस तरीके से जो है जो जातियां बनी है, वन सिस्टम क्या था, किस तरीके से जो किनशिप हो रही थी, कास्ट सिस्टम क्या था, वो पूरा पूरा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें बेस जो रहेगा हमारा महाभारत, जो हमारा एक बहुत बड़ा हमारा स्क्रिप्ट जो हम बात करते हैं, एक हमारा एपिक है, उसको हम लोग बेस बना के इन सब चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो पहली चीज हम देखते हैं कि सोशल बिहेवियर हमें कैसा पता चल रहा है। सोशल बिहेवियर अगर आपको देखना है, तो अगर आप किसी भी टाइम का देखना चाहते हो तो उस टाइम का जो स्क्रिप्ट है आप वो उठा के देखिए, उस टाइम के जो एपिक्स हैं उनको उठा के देखिए, रिलीजियस धर्म ग्रंथ जो हैं उनको उठा के देखिए। वहाँ आपको पूरी सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि सोसाइटी में कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही थी, किस तरह से रहन सहन था, खान पान क्या था, वो आपको सारा वहाँ पे मिल जाता है। तो सोशल बिहेवियर हम लोग पढ़ेंगे, तो हम इसमें जो है बेस बनाएंगे हमारे महाभारत को, इसमें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं जब भी इस तरीके का अगर सोशल बिहेवियर हमें देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्सुअल ट्रेडिशंस को ही उठाते हैं। हम लोग वहाँ पे ऐसी बुक्स को उठाते हैं, ऐसे हमारे टेक्स्ट को उठाते हैं जिनसे हमें उस टाइम की सोसाइटी का पता चलता हो। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो अगर हम ऐसे सोर्सेज को उठाते हैं तो हम वहाँ पे यह देखेंगे उस टाइम की जो सोशल सिचुएशंस थी, प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, वो हम लोगों को वहाँ पे सब कुछ डिटेल में पता चलती है। आगे की तरफ हमने कहा, तो इसी तरह हमने महाभारत उठाया है। महाभारत को हमने बेस बना के जो इन सब चीज़ों को हमने जो चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की है। तो हम जब हमने महाभारत की अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ा तो हमें पता चला कि उस टाइम की सोसाइटी किस तरह की थी, किस तरह के प्रैक्टिसेस वहाँ पे जो है फॉलो किए जा रहे थे। अब हमने कहा हमारा जो महाभारत एपिक है उस टाइम का अगर हम बात करेंगे, आज से 1000 साल पहले जो लिखा हुआ था, वो उस टाइम का रिचेस्ट टेक्स्ट है। हमें वहाँ की सोसाइटी की पूरी नॉलेज यहाँ से मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर सेंट्रल स्टोरी की बात करें तो महाभारत के बारे में आप सब जानते हैं कि महाभारत जो है कौरव और पांडवों के बीच में हुई थी। दोनों कजन्स थे जो है, इनके जो है हमने कहा रेन को लेके, जो शासन को लेके आपस में ये लड़ते हैं। तो इस पूरी जो बुक है महाभारत में हमें ये देखने, आपने सबने पढ़ रखा होगा कृष्ण भगवान के बारे में कि वो सारथी बने थे, वो पूरी स्टोरीज आपको पता है कहीं ना कहीं। तो इसी चीज को आधार बना के जो है सोशल बिहेवियर देखा जा रहा था। आगे की तरफ हम चीजों को देखते हैं, तो महाभारत में कई चीजों को हमने देखा। तो अब महाभारत जो है एक स्पिरिचुअल उस तरीके से हमने देखा है कि उसमें गीता का ज्ञान दिया गया है, कृष्ण भगवान होते हैं, वो सब कुछ उन्होंने दिखाया है। जब हमने इसका क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया तो उसमें हमने देखा कि मतलब फिर लोगों को दिया गया ना, जिम्मेदारी दी गई कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको अच्छे से इवेल्युएट करें और हमें जो है एक डिसीजन पे पहुंच के दिखाएं। तो ये जो है हमने स्टार्ट किया था, जो संस्कृतिस्ट थे हमारे उस टाइम के VS सुधांकर, उनकी जो है लीडरशिप के अंदर ये उनको जिम्मेवारी दी गई कि आप महाभारत जो हमारा टेक्स्ट है, हमारा एपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ें और हमें जो है सोसाइटी की जानकारी वहाँ से निकाल के ला के दें। आगे की तरफ जब है तो जो है सुधांकर जी थे, अकेले नहीं थे, उनके साथ में एक पूरा ग्रुप था। उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों से, हमारे अलग अलग एरिया से जो है हमारे जो महाभारत से रिलेटेड चीज़ें, हर रीजन में जाके चीज़ें बदल जाती है, उन सबको कलेक्ट किया। आप जब हम गए अलग अलग रीजन में आप एंटर होते तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो उस तरीके से काफ़ी सारे वेरिएशन भी आपको वहाँ देखने को मिलता है। बट जो मेन एसेंस की हम बात करें तो वो हमारी संस्कृत वाली जो महाभारत है वही यहाँ पे ली गई है। आगे की तरफ हम जो है उन्होंने जो है जो टीम है उनको कंपेयर किया उन्होंने किसके साथ में, जो संस्कृत वाली हमारी थी। फिर उसको जो है उसका एक बड़ा वॉल्यूम तैयार किया गया, एडिशन तैयार किया गया था, जिसके अंदर हम बात करते हैं 13,000 पेजेस थे, ठीक है। और इसको तैयार करने में जो है 47 ईयर्स का टाइम लगता है। तो बहुत, हमारा ये कोई छोटा मोटा इतिहास तो है नहीं, हमारा टेक्स्ट जो है ये बहुत बड़ा है। उस टाइम की एक मतलब हम लोग वो बोलते हैं ना, एक जो ट्रेडिशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको जब एक साथ किया गया तो पता चला कि इतना लंबा चौड़ा इतिहास है। उसको जब एक साथ कंपाइल किया गया तो 13,000 पेजेस होते हैं उसमें, और उसको अराउंड 47 ईयर्स का टाइम लगता है पूरी तरीके से उसको तैयार होने के लिए। आगे हमने जब सब चीज़ें करी, मैंने आपको ये बता दिया कि जब हम पूरे कॉमन एलिमेंट्स को वहाँ पे खंगोला गया तो पता चला कि मेनली जो संस्कृत जो वर्जन है वही इसकी मेन स्टोरी है, वही कौरव पांडवस वाली ही स्टोरी है इसके अंदर। बट अलग अलग रीजन में थोड़े थोड़े से चेंजेस हो गए हैं। हमें इसके जो है एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो वो हमें मिले हैं कश्मीर में भी मिले हैं, केरला में भी मिले, तमिलनाडु में मिले हैं। तो हर जगह से जो मिला है उसका जो हम बेस मानते हैं वो कौन सा है, संस्कृत वर्जन जो है वही इसका बेस मानते हैं हम लोग।
अब जब आप बात करते हैं तो हमने अलग अलग एरियाज की बात करी, तो रीजनल वेरिएशन हमें वहाँ देखने को मिल रहे हैं कि हर एरिया में कुछ जो है तरीके बदल जाएंगे। तो ये वेरिएशन को ही जो है अच्छी तरीके से कंपाइल किया गया, फिर उनको समझा गया और उन्होंने हर जगह से मतलब हर रीजन की जो है वहाँ से इस टेक्स्ट को उठाया और उनके वेरिएशंस को काउंट किया कि किस तरीके से क्या क्या वेरिएशन देखने को मिल रहे थे। तो कुछ कुछ चेंजेस तो आ ही जाते हैं ना। अब हमने कहा रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस, जो हमारे महाभारत के अंदर आप देखते हैं तो उसमें किस तरह के रूल्स थे और किस तरह की जो है प्रैक्टिसेस वहाँ पे फॉलो की जा रही थी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहली चीज आती है किनशिप कैसी थी, मतलब वहाँ पर राजकाज कैसे थे, किस तरीके से जातियां बन रही थी, कैसे लोग एक साथ हो रहे थे। तो ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जो वंश वगैरह किस तरीके से थे वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है कि जब भी हम किनशिप की बात करते हैं तो एक दादा थे, उनके बहुत सारे बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए। तो ऐसे ही ये एक जो है एक किसी एक इंसान की जो है सेम, अगर हम लोग बात करते हैं कि उनके सन उनके सन उनके सन, इस तरीके से अगर हायरार्की चली आ रही है तो वो पूरा परिवार जो मतलब एक दादा के इतने सारी जो है बच्चे थे, फिर उनसे और बच्चे हुए, उनसे और बड़ी बच्चे हुए, तो एक पूरा वंश तैयार हो जाता है यहाँ पे। तो यही चीज जो है इसको ही हम किनशिप कहते हैं। अब हमने कहा जो हमने कहा ये लार्ज, हाँ जो है सब अपने अपने एरियाज में अलग अलग हो जाते हैं। फिर हमने कहा सब अभी चाहे हम हमारी जो हिस्ट्री उठा के देखते हैं ना, तो हम देखते हैं ना राजपूत सोसाइटी है, राजपूत सोसाइटी में जो एक तरफ से सिसोदियाज बन गए, एक तरफ जोधा बन गए, एक तरफ जो सिखाजी हो गए, इस तरह से अलग अलग एक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ था, इसी बेसिस पे हुआ था कि वो जैसे शेखाजी हैं तो उनका जो पूरी एक हिरार्की चल के आई थी वो जो है शेखावत हो गए। हमने कहा जो जोधा थे वो जो है राठौड़ में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से ही जो है किनशिप हमें देखने को अलग अलग जगह मिल रही थी। आगे हम लोग देखते हैं कि सेम जो है फैमिली से बिलोंग जो लोग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक तरह के जो खाना खाते हैं, एक तरह की रिसोर्सेज वो लोग यूज करते हैं, एक तरफ का लाइफ पैटर्न वो यूज करते हैं, किस तरीके से उनको काम काज करना है वो सब चीजें, और रिचुअल्स भी जो है वो एक साथ में करते हैं। शादी है तो वो पूरा परिवार इकट्ठा होगा, अगर किसी की डेथ हुई है सारा परिवार एक साथ होगा, कोई यज्ञ है तो सारा परिवार एक साथ होगा। तो ये इस तरह की किनशिप हमें देखने को मिलती है कि जो है एक एक आदमी से जो एक लार्जेस्ट सोसाइटी हमें देखने को मिल रही है वही जो है किनशिप है। आगे की तरफ हम चीज़ों को जब समझते हैं तो उसमें आप चीज़ें देखोगे कि अब जो है कई सारी है ब्लड रिलेशंस होते हैं, उसी के अंदर है कि ब्लड रिलेशन से चले आ रहे हैं, ठीक है, दादा, फिर उसके बाद में पापा, फिर पापा के बच्चे, फिर आगे जनरेशन्स चल रही है। तो इस तरीके से जो है ये ब्लड रिलेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कजन्स जो हैं उनमें भी ब्लड रिलेशन है, क्योंकि वो आपके दादा के बेटे के तो बच्चे हैं। तो इस तरीके से ये ब्लड रिलेशन हमें जो है वहाँ पे सोसाइटीज में देखने को मिल रहा था। अब हमने कहा जब हिस्टोरियंस जो थे, हिस्टोरियंस जो हैं वो इन सब चीज़ों को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने जब समझा तो उन्होंने कहा कि ये जो मतलब इस तरह से जो है ये बड़े ग्रुप्स जो हैं उनमें ये चीज़ें चल रही थी, जैसे जो राजा महाराजाओं वाला ग्रुप है उनमें ये सब चीज़ें हो रही थी, बट ये ऑर्डिनरी पीपल में ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पा रही थी। अब हमने कहा आगे की तरफ हम हमारे जो उनकी तरफ चलते हैं कि जो हमारा महाभारत है उसके अंदर जो है पैट्रिलिंग के बारे में जो है कई सारे रूल्स बनाएंगे। पैट्रिलिंग मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे जो है मेल्स डोमिनेंस होता है। तो हमने कहा कि ऐसा है कि राजा वहाँ पे जो है हमेशा एक जेंट्स बनेगा, फिर उसकी डेथ के बाद में जैसे राजा की डेथ हो गई तो फिर जो है उसका सबसे बड़ा जो एल्डेस्ट सन होता है उसको राजा बना दिया जाता है। या फिर जो ऑर्डिनरी ग्रुप्स हैं तो उनमें क्या होता है, फादर की डेथ के बाद में जो उनके पास में प्रॉपर्टी होती है इक्वली उनके सन्स में बांट दी जाती है, मतलब उनके बेटियों में नहीं बांटी जाएगी, उनके बेटों में वो पूरी बांट दी जाती है, और एक जो स्पेशल शेयर जो है उनके बड़े बेटे के साथ शेयर किया जाता है। तो यही पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, मतलब जहाँ पे मेल डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। तो हमें ये चीजें देख रही है कि उधर पांडु थे, उनके बेटा जो है वो जो है दुर्योधन, वो मतलब सॉरी जो इधर पांडव्स हैं उनमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। इधर की साइड हम जाते हैं कुरुवंश में जाते हैं तो दुर्योधन सबसे बड़े थे। तो इस हिसाब से वो दोनों के दोनों राजा बनना चाह रहे थे। तो ये नैरेटिव हमें देखने को मिल रहा है। आगे की तरफ हम जब चीजें गई तो हमने कहा कि जो भी एक ग्रुप से, या हमने कहा एक राजा के अंडर में जो ऐसे थे वो लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग जो है जनपद को रूल कर रहे थे, ठीक है। अब हमने कहा एक एग्जाम्पल कुरु का दे रखा है, जो कौरव वंश था उनका दे रखा है। तो उन्होंने वो बहुत सारे जो जनपद थे, छोटे छोटे ग्रुप्स थे, उनके ऊपर जो है वो रूल कर रहे थे। ये चीजें हैं, ये हमें रूल्स वहां पे देखने को मिल रहे हैं। अब हमने कहा पैटर्नली का मतलब होता है जो फादर से सन की तरफ जो चीजें जा रही है, फिर सन से ग्रैंड सन की तरफ जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो हो रही है। और इसी तरह अगर मैटरनली की बात की जाती है तो इसमें क्या होता है, मदर से जो है अपनी डॉटर के पास में जाती है। तो ये सब चीजें ये वहां पे हमें रूल देखने को मिल रहा था, किसके अंदर, हमारे महाभारत के अंदर।
अब हमने कहा जब भी फादर की डेथ होती है तो उनके सारे जो चीज़ें हैं सब चीज़ें किस में बांट दी जाएगी, उनके बेटों में बांट दी जाती है। आगे की तरफ हम देखते हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल हमें मिलता है प्रभावती गुप्ता का। प्रभावती गुप्ता जो है हमने देखा था कि वही जो है जब उनके राजा की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो प्रभावती गुप्ता खुद राजा जो है रानी बन जाती है वहाँ की। बट हमें नॉर्मल जगह चीज़ें नहीं देखने को मिलती और बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स वहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी आने वाले में हम लोग ये कुछ एक जगह एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक्सेप्शंस देख सकते हैं हम लोग। आगे की तरफ आप जब चीज़ों को नोटिस करते हुए चलते हैं कि है ना, वहाँ पे जिस तरीके से किनशिप को लेके, जिस तरीके से पैटर्नली को देके, उसी तरह मैरिज से रिगार्डिंग भी बहुत सारे रूल्स वहाँ पे बने हुए थे कि मैरिजेस किस किस के बीच में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो अब हमने कहा जो हमारी अब इसके अंदर हम लोग चीज़ें देखेंगे तो आप इसके अंदर नोटिस क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है दो तरह की जो है मैरिज सिस्टम हमें देखने को मिलता है। एक है एंडोगेमी और एक होती थी एक्सोगेमी। एंडोगेमी का मतलब होता है जब आप सेम जो हमने कहा कि सेम जाति है या हमने कहा सेम किनशिप है, उनके बीच में आप शादियां कर रहे हो। एक्सोगेमी एक किनशिप वाले दूसरे किनशिप के बीच में शादी कर रहे हैं, तो ये गलत माना गया है। गोत्र सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। तो एंडोगेमी जब आप अपने ही किनशिप में शादी करते हो, एक्सोगेमी जब आप अपनी किनशिप से बाहर शादी करते हो, तो ये चीजें यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर चीजें हम लोग अगर देखते हैं आगे की तरफ, चीजें जब हम देखेंगे तो हमें दिख रहा है काफी सारा चीजें। अब जो एंडोगेमी और एक्सोगेमी हमें समझ में आ चुकी है। अब आगे की तरफ हम देखते हैं कि मैरिजेस जो है हमने कहा एक ही किन में हो रही है, एक ही जो है मतलब वंश में हो रही है, तो वो एंडोगेमी है। अगर किसी दूसरी आप उसमें जाके शादी कर रहे हो तो दूसरी किन में अगर शादी हो रही है तो वो एक्सोगेमी होती है। आगे की तरफ हम देखते हैं एक्सोगेमी का मतलब क्या होता है। एक्सोगेमी का मतलब है जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, मतलब जिसमें गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, वो जो है बिलोंगिंग टू फैमिलीज दैट क्लेम्ड हाई स्टेटस वर ऑफन केयरफुली रेगुलेटेड टू एंश्योर दैट दे वर मैरिड एट द राइट टाइम। ये देखिए, लड़कियों और जो से उनके लिए भी ये बोला जाता था अगर उनका सही टाइम पर और सही जगह शादी हो जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अभी भी ये चीज़ें हैं कि हाँ एक जल्दी से शादी हो जाए तो फ्री हो जाते हैं, तो इस चीज़ को बहुत महत्व दिया जाता था कि जो बड़ी एलीट ग्रुप था उसमें यही कहा जाता था कि राइट टाइम पे और राइट पर्सन के साथ शादी हो जाए, ये सबसे बेस्ट है। आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, इसी चीज को देखते हुए जो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया था, मतलब एक बहुत बड़ा दान हमारे यहाँ माना गया, कन्यादान। वो चीज यहाँ पे है कि जब आप अपनी बेटी को किसी दूसरे के हाथ में सौंप देते हो तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक रिलीजियस ड्यूटी होती है एक फादर की, जो उसको फुलफिल करनी होती है। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है कि कन्यादान किया जाता है। अब हमने कहा टाइप्स ऑफ जब हम मैरिजेस की बात करते हैं तो मोनोगेमी होती है, पॉलीगेमी होती है, पॉलीएंड्री होती है और पॉलीगनी होती है। अब मोनोगेमी का मतलब होता है एक आदमी और एक वुमेन जो एक टाइम में एक ही शादी करते हैं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग जो है वो एक ही वुमेन के साथ में रहेगा, या एक वुमेन है वो एक ही जो मेल है उसके साथ में रहेगी। ठीक है, पॉलीगैमी का मतलब होता है जब एक आदमी या जो वुमेन है वो लोग क्या करते हैं, एक टाइम में बहुत सारी शादियां कर लेते हैं। पॉलिएंड्री जो मतलब होता है एक वुमेन है वो एक से ज्यादा मैन के साथ में शादी कर लेती है। पॉलिगनी मतलब एक मैन है वो दो से ज्यादा वुमेन्स के साथ में एक टाइम में शादी कर लेता है। तो ये है मोनोगमी, एक ही आदमी के साथ में शादी होती है। पॉलिगमी एक से ज्यादा लोगों के साथ में शादी होती है। पॉलिएंड्री जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल हमने देखा है, द्रौपदी अकेले थे और 5 पांडवों के साथ में उनकी शादी हो जाती है, तो ये पॉलिएंड्री हमें देखने को मिलती है। आगे की तरफ हम चीजें देखते हैं। 3 टाइप ऑफ मैरिजेस हमने देख लिए, मोनोगमी हो गई है, हमने कहा पॉलीगैमी हो चुकी है, और हमारी जो है पॉलिएंड्री हो चुकी है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये मैरिजेस से रिलेटेड सारे हमने रूल्स देख लिए हैं। अब हमने कहा कि सोसाइटी को अच्छी तरह से रन करने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था, तो मैरिजेस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या करा जाता है, संस्कृत टेक्स्ट में आपको जो है हम देखते हैं जो मेन हमारा बेस है जो संस्कृत टेक्स्ट है उसके अंदर आपको दिया है 8 तरह की जो है शादियां बताई गई है, जिसमें से 4 को अच्छा बताया गया और 4 को जो बताया गया कि ऐसी शादियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने कहा लास्ट 4 वर प्रैक्टिस बाय दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। जो है ऐसी शादियां थी जो बाकी लोग करते थे जो ब्राह्मणिकल उनको रूल्स को नहीं मानते थे। ठीक है, अब गोत्र रूल्स देखिए, गोत्र अब क्या था वो चीज़ आप लोग समझिएगा। गोत्र रूल्स में अगर आप चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, हम कहते हैं ना ये उस गोत्र का है, उस गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, इन गोत्र में शादियां नहीं हो सकती है, तो मतलब इस तरह का जो सिस्टम था वो हम समझते हैं।
अब जो गोत्र सिस्टम था ना, इनको जो है ब्राह्मण्स ने किया था मेनली, ठीक है। उन्होंने लोगों को बांट दिया था किस आधार पे, गोत्र के आधार, मतलब मान लो ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स में भी अलग अलग गोत्र बना दी गई थी। जैसे क्षत्रियाज है, क्षत्रियाज में भी अलग अलग गोत्र बना दी गई थी कि भाई इस गोत्र में शादी हो जाएगी, इस गोत्र और इस गोत्र में बहन भाई वाला रिश्ता रहेगा। तो ये क्लासिफिकेशन किया गया था, ठीक है, ये अलग अलग एरियाज के। आगे हम आप देखेंगे जो है एक वैदिक सीध के हिसाब से उसका नाम दे दिया गया था। अब हमने कहा जो सेम गोत्र है, फिर उसमें जो भी बच्चे पैदा होंगे वो सेम गोत्र को कंटिन्यू करते जाएंगे, ये चीज़ें वहाँ पे डिसाइड करी गई। फिर उसके बाद में क्या है कि बोला जाता है कि शादी से पहले लड़की जो है अपने फादर का गोत्र लगाएगी और शादी के बाद में अपने हस्बैंड का गोत्र लगाएगी, ठीक है। अब हमने कहा सेम गोत्र वाले, मैंने कहा सेम गोत्र वाले जो लोग हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनका बहन भाई वाला रिलेशन हो जाता है। तो ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूँ बताया गया है कि जो सेम गोत्र वालों में शादियां नहीं हो सकती है। अब हमने कहा लेकिन हमें कुछ चीज़ देखते हैं कि जो सतवाहन रूलर्स थे उन्होंने पॉलीगेनिस्ट थे। अब इसमें अंदर हम लोग देखेंगे वो लोग इस चीज़ को, गोत्र सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे थे। आगे की तरफ चलेंगे हम, तो हमने कहा कि हमने कहा कि एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जब आप फादर का गोत्र लगा रहे हो, जब आपके फादर रूलर है, अगर लेकिन आपको कई जगह जो है आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वो अपने मदर का नाम लगा रहे हैं। जैसे कि आपने सातवाहन किंग है जो गौतमी पुत्र जो है, हमने कहा कि सातकर्णी है, तो इस तरीके से ये लोग अपने मम्मी का नाम भी लगा रहे थे। अब हमने कहा क्वीन हु मैरिड द सतवाहन रूलर इंडिकेट्स दैट मैनी ऑफ देम हैड देयर फादर्स गोत्र इवन आफ्टर मैरिज। और कई जगह आपको एग्जांपल देखने को मिलता है कि कई बार जो है शादी के बाद में भी लेडीज जो अपने फादर का गोत्र जो है यूज करती है, कई जगह हमें ये देखने को मिला है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। इट इज अपेरेंट दैट सम ऑफ दीज क्वींस बिलोंग टू द सेम गोत्रास। अब इसमें बोला गया है कि इसमें इससे लगता है कि वो सेम गोत्र से थी वो लोग, ठीक है। ये फिर हमें इस तरीके से लगता है कि एक्सोगोमी तो हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं, तो ये चीज़ें अपोजिट हो रही है उसके। लेकिन हमने अगर ब्राह्मणिकल जो मानते हैं रूलर, जो ब्राह्मणिकल रूल्स को मान रहे थे, वो लोग तो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे, बट जो नहीं मान रहे हैं वो इन चीज़ों को कर रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे चीज़ें, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि ये एक ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस थी जिसके अंदर क्या है, एंडोगेमी है, सेम गोत्र के अंदर शादी हो रही है, और मैरिज विद इन द किन ग्रुप विच वॉज प्रिवलेंट अमंग्स द सेवरल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया। ये चीज़ें हमें साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये लोग क्या करते हैं कि जो अब अगर हम कहते हैं किनशिप में शादियां होनी चाहिए, बट आप देखोगे जो सातवान थे उन्होंने शक जो है बाहर से आए थे जिन्हें हम मलेच कहते थे, उनके साथ में भी इनके मैरिटल रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रहे थे। तो अब ब्राह्मण्स की जो आइडियोलॉजी से उनके हटके भी जो है वहाँ पे काम हो रहे थे। आगे की तरफ आप जब चीजों की तरफ जाओगे तो पहली चीज आती है गोत्र आखिर में है क्या। तो गोत्र का मतलब सीधा सीधा होते हैं कि उस जाति को बराबर माना गया कि ये जो है ये जाति से बिलोंग करते हैं, वो जात मतलब इस क्लेन को नाम दे दिया गया गोत्र, ठीक है। हमने कहा द टर्म गोत्र इज कॉमनली कंसीडर्ड टू बी इक्वलेंट टू क्लेन, उसको जाति के बराबर बता दिया गया है, ठीक है। इट ब्रॉडली रेफर्स टू पीपल हु आर descendants in an unbroken male line from a common male ancestor और patriline। अब इसमें देखो सीधा सीधा सा सिंपल है, गोत्र मतलब क्लेन मान लो। इसमें क्या होता है, जैसे एक सेम मतलब एक मेल है, उससे जो है फिर आगे जो है जनरेशन निकल के आ रही है, मतलब फादर थे, फिर उसका सन है, फिर ग्रैंड सन है, फिर उसका सन है, इस तरीके से एक पूरा जो है चला आ रहा है सिस्टम। इसके अंदर मेल जो है आप देखोगे इन सब लोगों का अगर मेल एंसेस्टर हम देखें तो वो एक ही होगा, तो वो गोत्र होगा कि सेम एंसेस्टर वाले जो लोग हैं वो गोत्र में आ गए, ठीक है। अब हमने कहा कि स्पेसिफिक मीनिंग आप अगर देखो तो फैमिली होगा या लिंकेज चेन जिससे आप बिलोंग करते हो, ठीक है, जिस वंश से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। द lineages developed among the Brahmins of that time meant patrilineal descent, the Brahminic system on and that later adopted by other communities such as the Kshatriyas and the Vaishyas। पहले ये चीज सिर्फ केवल ब्राह्मण्स में होती थी, गोत्र सिस्टम होता था, ये इस गोत्र के ब्राह्मण है, ये उस गोत्र के ब्राह्मण है, कभी गॉड देख सुना होगा आपने, अलग अलग जो है ब्राह्मण्स होते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे कि इस पहले ये चीज केवल ब्राह्मण्स में थी, फिर धीरे धीरे ये वैश्यास और क्षत्रियाज में भी आ गई है। आगे हमने कहा देर आर सम गोत्र रूल्स फॉर वुमेन दैट आफ्टर मैरिज वुमेन हैज टू अडॉप्ट द गोत्रा ऑफ हर हस्बैंड एंड गिव अप द फादर्स गोत्र नेम। इसमें बोला जाता है कि आप शादी के बाद में जो है आप क्या करोगे, आप अपनी जो है हस्बैंड का गोत्र लगाओगे, आपके फादर का आप कंटिन्यू नहीं करोगे। ये पूरा का पूरा दे रखा है। अब हम लोग आगे की तरफ चीजों को देखते हैं।
मदर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम लोग कहते हैं पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, बट माँ को बहुत बड़ा दर्जा यहाँ पे दिया गया है। प्रॉपर्टी में कोई साथ नहीं होता है उनका, कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। फादर का ही गोत्र आप कंटिन्यू करते हो, आप फादर के नाम से ही जाने जाते हो, सब चीज़ें हैं। बट एक्सेप्शन के रूप में आप सातवाहन रूलर्स को देख लो। सातवाहन रूलर्स जो है वो अपनी मम्मी का नाम आगे लगाते थे, तो मैट्रोमिनेक्स थे, ये लोग अपनी मदर का नाम यूज करते थे। तो ये मतलब अगर इनका गोत्र स्टार्ट किया माना जाए तो ये अपनी मदर के गोत्र के नाम से जाने जाते थे। आगे हम लोग देखते हैं द सक्सेशन ऑफ द थ्रोन वाज जनरली पैट्रिनिलियन। सातवां से इसमें मदर के नाम से जाने जाओगे, बट जो है मतलब जस्ट फादर की डेथ के बाद में जो है नेक्स्ट उसके जो बेटा है उसी को मिलेगा, ऐसा नहीं कि बेटी को मिलेगा। आगे की तरफ हम चीज़ें को देखते हैं। अब चीज़ें टाइम के साथ में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। सोशल डिफरेंसेस जो थे वो हम देख लेते हैं। सोशल डिफरेंसेस अमीर गरीब वाला, अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला, तो ये सोशल डिफरेंसेस हमें बहुत सारे देखने को मिल रहे थे। तो अब हम देखते हैं कास्ट को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे सोशल डिफरेंसेस हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा मेन हमारे यहाँ पे जो बेस माना जाता है वो माना जाता है वर्ण सिस्टम को, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है आपको ऑक्यूपेशन के आधार पे बांटा गया था। जो वेद पढ़ते हैं वो ब्राह्मण, जो लड़ाई लड़ते हैं वो क्षत्रियास, जो ट्रेड करते हैं वो वैश्यास, और जो हमने कहा लोअर कास्ट होती है सबसे, वो शूद्रास होते हैं। तो अब ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो है उन्होंने कहा धर्म सूत्र के अकॉर्डिंग हमें क्या है, हमारे सारे के सारे जो ऑक्यूपेशन है उनको अपनाना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने 4 वर्णों में डिवाइड कर रखा है। आपको पता है ब्राह्मण्स हैं जो वेदास पढ़ते हैं, सारे के सारे सेक्रीफाइसेस उनको मिलते हैं, और जो है मतलब रिचुअल्स वगैरह हैं, यज्ञ हैं, कोई हवन है, उन सबको ये प्रैक्टिस करते हैं। क्षत्रियास जो है थे वॉरियर होते हैं, ये जो है लोगों की रक्षा करते हैं इसके अंदर। फिर वैश्यास की तरह मांगोगे तो ये जो है एग्रीकल्चर में, पैस्टोरलिज्म में और ट्रेड में एंगेज रहते हैं। शूद्रास जो होते हैं इनका केवल जो है एक ही ऑक्यूपेशन होता है, वो ऑक्यूपेशन क्या होता है, इनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, क्षत्रियास को, ब्राह्मण्स को, इन सबको, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। अब हमने कहा वर्ण सिस्टम है, बहुत सालों पहले की बात है, अभी तक कंटिन्यूटी में क्यों है आ रहा है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स जो है इसको अभी से इन्फोर्स करते जा रहे हैं कि ये राइट ऑक्यूपेशन नॉर्म है, अगर आदमी ऐसा करा तो उसको ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। आगे की तरफ हम चीज़ें देखते हैं। वर्ण सिस्टम को हम थोड़ा सा क्लियरिटी से समझ लेते हैं। अब हमने कहा जो ये चीज़ें ऐसी है कि डिवाइन ओरिजिन के हिसाब से, वन वॉज टू असर्ट दैट द वर्ना ऑर्डर वॉज टू डिवाइन ओरिजिन। किसी आदमी का नहीं बनाया हुआ, ये तो बहुत उससे बना हुआ है, ये तो भगवान का बनाई हुई चीज़ है, ये किसी आदमी ने नहीं बनाया है। दूसरा चीज़ क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रखने की बात की गई है कि जो ये बनाई दी गई है, सारा जो वर्ण सिस्टम बनाया गया है, ये जो है सब जगह फॉलो होना चाहिए, और जो है हर किंगडम में फॉलो होना चाहिए, इसके जो नॉर्म्स वगैरह हैं। थर्ड चीज हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे, दे अटेम्प्टेड टू परसुएड पीपल दैट देयर स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाय बर्थ, और बोला साफ कहा गया है कि ये आपके बचपन से ही डिसाइड हो जाता है कि आप कौन हो। अगर आपके फादर जो हैं, अगर आपके फादर वेद वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप भी वेद पढ़ोगे, अगर आपके पास क्षत्रिय हैं तो आप भी वॉरियर में मतलब एक वॉरफेयर के लिए करेंगे, अगर आपके फादर ट्रेडर है तो आप भी। तो जो ये सब चीज़ें कैसे पता चल रही है, ये आपकी स्टार्टिंग से ही पता चल जाती है जब आप पैदा होते हैं। चीज़ें आगे की तरफ हम लोग समझते हैं इसके अंदर। अब हमने चीज़ें कहा है, दे ऑल्सो रीइंफोर्स दैट नॉर्म्स बाय स्टोरीज टोल्ड इन महाभारत एंड ओल्ड अदर टेक्स्ट। अब ये चीज़ें मानेगा कौन, हर कोई कहेगा तो मानेंगे थोड़ी, लेकिन क्या किया गया है यहाँ पे, इन टेक्स्ट वगैरह को आधार बना के बताया गया कि महाभारत में ये लिखा हुआ है, वहाँ पे उस टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, तो वहाँ से हमने चीज़ें ली है, ये तो बहुत पुरानी है, तो डिवाइन है, सब चीज़ें अभी की बनी हुई नहीं है, तो ये चीज़ें इस तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट की जाती है ताकि हर आदमी मानने के लिए तैयार हो। अब हमने कहा कि अगर क्षत्रिय ही जो है वॉरफेयर में आएगा, क्षत्रिय ही जो है राजा बनेगा, रूलर बनेगा, तो हमारे जो हिस्ट्री है, हमारे जो उसमें हम देखेंगे कि कई सारे ऐसे नॉन क्षत्रिय किंग्स के भी हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा, हम देख रहे हैं कि जब हमारे जो शास्त्र वगैरह उठाते हैं तो कई जगह हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो लोग जो है एक क्षत्रिय उसको बिलोंग नहीं करते थे, फिर भी वो राजा बने। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हम मौर्य डायनेस्टी जब पढ़ते हैं तो मौर्यास के लिए बोला जाता है, वो खुद क्लेम करते हैं कि वो ब्राह्मण्स है, बट कई सारे जो हमें टेक्स्ट देखने को मिलते हैं उसमें पता चलता है कि वो लोग जो है लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो हम कहते थे अगर वो ब्राह्मण है तो भी वो क्षत्रियास तो थे ही नहीं, अगर हम कहते हैं वो जो है शूद्रास थे तो भी वो नहीं थे, तो यानी कि अगर क्षत्रियास ही रूल करेंगे तो फिर ये डायनेस्टीज कैसे रूल कर रही थी। तो इस तरीके से हमें कई सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं नॉन क्षत्रिय रूलर्स के भी। आगे की तरफ हम चीजें देखोगे तो हमने कहा जो इसके बाद में जो मौर्यास के बाद में लोग आ रहे हैं, जैसे शुंगास आए, कानवास आए, वो लोग ब्राह्मण्स थे,
तो ब्राह्मण का काम तो वेद पढ़ना होना चाहिए ना, फिर ये कैसे रूल कर रहे थे यहाँ पे। तो अब ये चीजें हैं कि आप उस चीज को बदलना पड़ेगा। अब जो ब्राह्मण से वो भी क्षत्रिय वाले काम कर रहे हैं, क्षत्रिय जो ब्राह्मण वाले काम करेंगे, इस तरीके से चीजें बदलने लगी है। ठीक है, आगे की तरफ हम चीजें देखते हैं। जो हमने कहा जो शक रूलर्स थे, हमने कहा वो सेंट्रल एशिया से हमारे यहाँ पे आए थे, उनको हमने मलेच्छ बोला था। मलेच्छ मतलब होता है बिल्कुल जो नीची कास्ट के बारबेरियंस जिनको हमने कहा था, या हमने कहा उनको आउटसाइडर्स के रूप में हमने प्रेजेंट किया है। जो ये सब किसने बताया, ये ब्राह्मण्स ने हमें बताया। तो अब अगर ये मलेच्छ थे, अगर ये लोग सब जो है बिल्कुल लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो ये रूलर कैसे बने थे। तो हमने कहा ये हमारे ब्राह्मणिकल टेस्ट या वर्ण सिस्टम से अलग बात की गई थी। आगे की तरफ हम चीज़ों को समझते हैं, इन्हीं चीज़ों को तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में निकल के आती है। तो अगर हम लोग चीज़ देखते हैं कि जो रुद्रदमन, आप लोगों ने रुद्रदमन का नाम सुना होगा, जो सुदर्शन लेक को जिन्होंने रेनोवेट करवाया था वापस से। ठीक है, यूँ बताया जाता है कि वो रुद्रदमन भी बहुत बड़े मतलब एक मतलब पावरफुल मलेच्छ ही थे, मलेच्छ जो बाहर से आए हुए थे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें कहाँ से एविडेंसेस मिल रहे हैं, जो हमारे संस्कृत के टेक्स्ट है ना, उनके अंदर हमें पता चल रहा है कि ये जो है मलेच्छ कास्ट के थे, और ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर बन के हमारे सामने आए थे। तो ये हमारे वर्ण सिस्टम से डिफरेंट बात हो गई है। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, आगे और भी आप पढ़ोगे, सातवाहन जो डायनेस्टी अगर आप पढ़ते हो, जहाँ पे आप अभी मैंने गौतमीपुत्र आपको श्री सतकर्णी के बारे में बताया था, तो उन्होंने वो बताते हैं अपने आप को कि वो एक यूनिक ब्राह्मण है, एक अलग ही तरह के ब्राह्मण हैं। ठीक है, ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने जो है क्षत्रियास के प्राइड को या उनके घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को क्या मिल रहे हैं कि यहाँ पे वर्णा सिस्टम से सब लोग अलग जाके जो है अपने मतलब ऑक्यूपेशन अपना रहे हैं। अब आगे देखोगे, अब किनशिप हो गई, हमने कहा वर्णा सिस्टम हो गया। अब इसके बाद में वर्ण तो चार ही हैं, ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रियास हो गए, वैश्यास हो गए और शूद्र हो गए। फिर उसके बाद में भी बहुत डिफरेंट टाइप की जातीज है। जातीज में तो आप देखोगे तो अनलिमिटेड ही है, बहुत सारी जातीज अवेलेबल है। और उससे क्या है, सोशल मोबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। तो किस तरीके से वही चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे चीजें देखेंगे। हमने कहा कि एक जो इसमें है कि जो वर्ण है वो चार ही हैं, बट कोई रेस्ट्रिक्शन है, ये जातियां कितनी भी हो सकती है। जातियां मतलब है आप ऑक्यूपेशन है, कोई सोना बनाने काम करने लगा उसको सुनार बोल दिया, जो लोहे बनाने काम करने का उसको लोहार बोल दिया, जो जूते कर रहा है उसको मोची बोल दिया। तो मतलब इस तरीके से जातियां मतलब अपने हिसाब से बनती गई थी, जो वहाँ पे मेंशन नहीं थी। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग यहाँ पे होने लगे थे। अब आगे की तरफ हम देखते हैं निषाद। जो निषाद होते थे जिनको हम बोलते हैं हंटर। ठीक है, आपने रामायण में निषाद राज का नाम सुना हुआ होगा। फिर हमने कहा इसके अलावा जैसे निषाद है जो ग्रुप जो हंटिंग उससे बिलोंग करते हैं, ये हम ब्राह्मणिकल उसमें तो कहीं पे मेंशन ही नहीं है। फिर हमने कहा कुछ एक जैसे गोल्ड स्मिथ वगैरह हैं, उनका भी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है। तो फिर उनको हमने जाति में क्लासिफाई कर दिया कि आपके आगे आने वाली जनरेशन भी जो है सोनार के नाम से जानी जाएगी, लोहार के नाम से जानी जाएगी। ये इस तरीके से वहाँ पे ब्राह्मण्स ने उसको मतलब ईजी बना दिया। अब हर जाति जो है अपने हिसाब से काम कर रही थी, अपने हिसाब से श्रेणीज और गिल्ड्स में वो काम करती है। अगर वो सुनार है तो सुनार वाले उसमें चली गई, अगर वो मान लीजिए कि वो जो है हमने कहा कि वो लोहार है तो वो लोहार वाले में चली गई। तो ये अपने गिल्ड्स के हिसाब से जो है वो काम करती है और सेम ऑक्यूपेशन वो फॉलो करती है। आगे की तरफ हम लोग चीजें देखते हैं, तो हमें जो है एक एग्जाम्पल और देखने को मिल रहा है वहाँ पे। जो एक स्टोन इंस्क्रिप्शन में हमने देखा एमपी के अंदर, जो हमने कहा वहाँ पे एक गिल्ड थी, जो सिल्क वीवर्स थे ना। गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जो सेम ऑक्यूपेशन फॉलो कर रहे हैं। तो गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स हु ओरिजिनली लिव्ड इन गुजरात माइग्रेटेड टू मध्य प्रदेश वर नोन एज दशपुरा। अब पहले गुजरात में रहने वाले लोग थे, अब वो मध्य प्रदेश चले गए, तो वहाँ के लिए तो नए थे ना, तो वहाँ उनको दाशपुरा नाम दे दिया गया था। तो ये मतलब चीजें जैसे जैसे माइग्रेट हो रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे मैच ही नहीं हो पाते, मैच नहीं होता तो उनको तीसरी चीज दे दी जाती है कि आप जो है एक जाति है। ठीक है, तो दाशपुरा किसको कहा गया था, वो जो सिल्क वीवर्स थे उनको। आगे चीजें और देखोगे तो इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था ये प्रोसीजर। इसमें क्या है, और नई नई जो है गिल्ड्स बनना स्टार्ट हो गई, श्रेणीज बनना आ गई, तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है। तो मतलब ये ऐसी चीज थी ना, रेगुलर इसमें चेंजेस होते जा रहे थे आप लोग। तो अब इसमें है कि अगर आप कोई किसी क्राफ्ट में स्किल्ड हो गए आप, तो आप क्या सेम वो प्रोफेशन अपना लिया, फिर आपके आने वाली जनरेशन भी सेम प्रोफेशन अपनाने लगी, तो फिर इसके आधार पे जो है आपकी जातियां बना दी गई थी। आगे की तरफ हम जब चलते हैं, अब वो ये मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग एक साथ हो जाते हैं, सेम कॉमन उनका प्रोफेशन है, तो वो लोग क्या करते हैं, सेम जो इन्वेस्ट उनके वेल्थ में या फिर उस क्राफ्ट से ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होने लगी कि भाई अब हमें अर्निंग करनी है, तो जाति को अगर लगा इस ऑक्यूपेशन से बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो लोग बहुत सारे इसके ग्रुप मेंबर्स बन जाते हैं और इस कंटिन्यूटी में ये चीज़ें चलने लग जाती है।
वर्ण सिस्टम हमने सारा का सारा समझ ही लिया है। मनुस्मृति में हमें वर्ण सिस्टम देखने को मिला था, जिसमें हमने क्लासिफाई कर दिया था पूरी की पूरी सोसाइटी को 4 वर्णास के अंदर। अब हमने कहा 4 वर्णास के अलावा क्या क्या हमारी यहीं पे सोसाइटी खत्म हो जाती? नहीं, हमारी सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा, हम देखेंगे ना तो आगे 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 डिवाइड होती जा रही है। तो अब इसमें आगे क्या चीज़ आती है? तो हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ वर्ना प्रैक्टिसेस। अब हमने कहा कि वर्ण सिस्टम के अलावा भी हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलने लगे जो हमारी इन चारों वर्णा में कहीं सेट ही नहीं हो रहे, तो उनके लिए हमें एक नई जाति बनानी पड़ेगी ना। तो ऐसे सारे लोगों को क्या है, फिर हम आगे की तरफ और देखते हैं। जैसे शूद्रास हैं, वो भी मतलब हमने कहा कि ऐसे ग्रुप है जो सबसे लोअर है, बट इनके अलावा भी आपको कोई मिल गए तो उनको आप किस कैटेगरी में डालोगे? ठीक है, तो हमने क्या कहा, इन द सब कॉन्टिनेंट सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ ट्राइबल पीपल वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल। जो आदिवासी रह रहे हैं उनको कोई ब्राह्मणिकल आइडियाज या वर्ण सिस्टम वो फॉलो करते हैं? नहीं करते, वो उनकी अपनी लाइफ स्टाइल है। वो क्या करते हैं, बिल्कुल ऑड होते हैं, अनसिविलाइज्ड है, खाया पिया घूमे फिरे, बाकी मतलब एक पूरा वो सोसाइटी वो फॉलो नहीं करते ना। फिर हमने कहा एनिमल लाइक पीपल होते हैं, फॉरेस्ट डूलर्स होते हैं, बस इस तरीके से है। तो इनको आप किस कैटेगरी में डालोगे? ठीक है, इनका कोई ऑक्यूपेशन तो डिसाइडेड है ही नहीं ना, तो आप क्या करोगे? अब हमने कहा ऐसे सारे के सारे लोग जो हमने कहा सेटल्ड एग्रीकल्चर से, मतलब जो हमने कहा नहीं हम उसको मैच कर पा रहे कि वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, या ऐसे लोग हैं जो नॉन संस्कृत लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनकी खुद की लैंग्वेजेस हैं, उनको आपने क्या किया, मलेच जो है वर्ड, उससे कह दिया कि ये मलेच हैं। ठीक है, जिनके ये संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है। अब जो है धीरे धीरे इनको एक नाम दे दिया गया मलेच। बाहर से आउटसाइडर्स आए थे, उनको भी मलेच कहा गया, जैसे शक रूलर्स को हमने मलेच कहा है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने जब देखा कि ये चारों हमारी कैटेगरी में फिट नहीं होते, तो हमने जो है 5वीं कैटेगरी बना दी, मलेच हो गए इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से वर्णा प्रैक्टिस को आगे जो है हमने कहा टाइम के साथ साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें होने लगी है। अब हमने कहा अब there was sharing of ideas and belief between people of higher varnas and forest dwellers। ठीक है, अब हमने कहा अब ये लोग सोसाइटी से मैच होने लगे, मतलब आए पास में, तो उनके भी आइडियाज उन लोगों ने देखे, सब चीजें देखी। तो इस तरीके की जो है चीजें हमें देखने को मिल रही है महाभारत में। बहुत सारी स्टोरी आप लोगों ने सबने एकलव्य की स्टोरी सुनी होगी कि वो जो है गुरु द्रोण के साथ, मतलब वो एक बार ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस करते हैं, उसी टाइम गुरु द्रोण आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छी धनुष्बाण जो है तीरंदाजी करता है, बहुत बड़ा धनुर्धारी है। तो वो सोचते हैं कि यार है ना, जो मेरे शिष्य हैं, मतलब जो पांडव है कौरव है, उनसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है, तो फिर वो अंगूठे का दान मांगते हैं। तो स्टोरी आपने सुनी होगी। तो एकलव्य जो था ना, वो आदिवासी बच्चा ही तो था। तो मतलब ऐसी स्टोरीज हमें वहां पे देखने को मिल रही थी। अब हमने कहा भीम है, भीम जो 5 पांडवों में से एक थे, उन्होंने जो है हिडिंबा नाम की राक्षसी से साथ में शादी करी थी, एक बच्चे का फिर उनसे जन्म होता है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है कि ये मलेच जो थे, ये जो चारों वर्णा से अलग थे, वो लोग उस टाइम में एग्जिस्ट करते थे। फिर उनको अगली हमें प्रॉपर कुछ मिला नहीं, तो हमने उनको मलेच कह दिया था। आगे की तरफ हम चले कि कौरव और पांडव के बारे में आप जानते हैं। कौरव जो है कुरु राजा से हुए थे, इधर के साथ में हमने कहा ये जो हुए थे ये पांडव थे। अब हमने कहा आगे जो है इसमें देखोगे कि 100 बोला जाता है कि इनके 100 बच्चे थे, यूं बोला जाता है इनके 5 बच्चे थे। ठीक है, इसमें से आपने दुर्योधन का नाम सुन रखा है, दुशासन का नाम जो द्रौपदी चीरहरण में थे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को आप नाम जानते हैं। उसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, आप सबको जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये पूरा का पूरा इसमें क्लासिफिकेशन दे रखा है। अब सब ऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हमने कहा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है सब ऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह की चीज़ों को हम वापस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम चीज़ें को देखेंगे कि अब ऐसा भी बहुत सारे ग्रुप आ गए जो मलेच भी नहीं है, वो मतलब ऐसे काम करते हैं जो बिल्कुल ही मतलब बोलते हैं ना निकृष्ट, वो उस वाली लेवल में आ जाते हैं। उनको हमने नाम दिया अनटचेबल्स। ठीक है, अनटचेबल मतलब अछूत। अछूत लोग थे जिनका देखना भी पाप माना जाता था, और जिनके और तो एक्टिविटीज आप उनके साथ, जब हम कह रहे हैं हम सामने देख ही नहीं सकते उनको, तो उनको हमने अनटचेबल्स कह दिया गया था। ठीक है, ना तो उनके हाथ का पानी पीते, ना उनके घर का खाना वाना कुछ भी खाते। तो ये सारी चीज़ें हमने और भी एक डीप क्लासिफिकेशन जो है शूद्रास के नीचे और कर दिया, जिनको हमने अनटचेबल्स कहा है। ठीक है, अब आगे की तरफ हम चलते हैं। अनटचेबल जो है मेनली उनको पॉल्यूटिंग कहा जाता है कि ये अछूत है, आप इनके कांटेक्ट में भी आओगे तो आप जो है पॉल्यूट हो जाओगे, इस तरीके से है ये होती थी। जिसमें चांडाल, अगर आपने सुना होगा, चांडाल जो होता है, जो हमारा होता है कब्रिस्तान वगैरह होता है जहाँ पे किसी की अंतिम क्रिया करवाई जाती है, वहाँ पे चांडाल्स होते हैं। और जिनके भाई पेरेंट बच्चे कोई नहीं होता है जो करने वाला, जो उनके अंतिम क्रिया करने वाला नहीं होता है, तो चांडाल्स ही उसको परफॉर्म करते हैं। तो इनको बोला जाता है क्योंकि ये डेड बॉडीज को हाथ लगाते हैं, क्योंकि ये डेड एनिमल्स को हाथ लगाते हैं, इसलिए जो है इनको बिल्कुल ही पॉल्यूटेड माना गया है। ठीक है,
ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि ये चांडाल्स जो थे ना, आपने चांडाल्स के क्या-क्या जो ड्यूटीज़ बताई गई है और चांडाल्स के क्या-क्या भाई किस चीज़ से आपको बच के रहना है। ये मनुस्मृति में जो है, मनुस्मृति के अंदर क्लियरली वहाँ पे बताया गया है कि चांडाल जो होते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनको क्या-क्या करना होता है। हमने कहा बिल्कुल वो सिटी के अंदर नहीं रह सकते। हमने कहा ना देखने से ही पॉल्यूट हो रहे हैं हम, तो उनको सिटी से बिल्कुल बाहर रहना है, गाँव से बाहर रहना है। उनको जो है ऐसे बर्तन दिए जाएँगे जो हम हमारे घर में यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम फेंक रहे हैं। वो डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स वो यूज़ करेंगे। जो मरे हुए आदमी हैं उनके कपड़े उनको पहनने पड़ेंगे, ठीक है? उनको जो है हम लोग देखेंगे जो लोहे के बने हुए ऑर्नामेंट्स उनको पहनने होते हैं। तो मतलब इस तरीके से जो चीज़ें उनमें बताई गई आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये तो मतलब आप चीज़ें देखो ना, वो सोसाइटी से तो बिल्कुल ही अलग-थलग है। लाइफ़स्टाइल उनकी कैसी है? तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हमारी मनुस्मृति में साफ-साफ बताई गई। और चीज़ों में हम लोग देखें कि रात को वो जो है उसके अंदर नहीं आ सकते विलेज के अंदर, जिनके रिलेटिव्स या फिर हमने कहा जो उनको अंतिम क्रिया करने वाले लोग नहीं है उनकी बॉडी को आपको डिस्पोज़ करना है। हमने कहा जो बुद्धिस्ट मॉन्क हमारे फ़ायान जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने अनटचेबल्स की लाइ के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, ठीक है? तो अब इसमें बोला जाता था कि एक एक्टिविटी बताई जाती है कि जब भी ये चांडाल्स वगैरह अगर आते थे, तो इनको कुछ चीज़ की साउंड करते हुए आना होता था, ताकि आने वाले सामने से अगर कोई भी आदमी आ रहा है, चाहे वो ब्राह्मण्स हो, क्षत्रियाज़ हो, वैश्याज़ हो, तो वो अपना रास्ता चेंज कर ले क्योंकि वो चाहते वो सामने देखने से ही उन लोगों को लगता है कि हम लोग क्या हो जाएँगे, पॉल्यूट हो जाएँगे। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। अब जो हमने कहा हेनशांग अनदर चाइनीज पिलग्रिम ऑब्जर्व दैट एक्सक्यूजन एंड स्कैवेंजर्स वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी। अब जो है जो चमड़े की चीज़ें बनाता है जो हमने कहा जो चमड़े की जो जूतियाँ वगैरह बनाई जाती थी और भी चीज़ें बनाई जाती थी, वो मतलब मरी डेड बॉडीज को जो हाथ लगाने वाले लोग हैं उनको विलेज में एंट्री नहीं दी। तो सारी की सारी चीज़ें मनुस्मृति के अंदर क्लियरली लिखी हुई थी और बताया जाता है कि इनको ही बेस बनाकर ब्राह्मण्स ने ये वर्णा सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं। आगे देखते हैं सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड स्टेटस। अब ये चीजें हैं कि वर्ण सिस्टम आपने कर दिया, बट सोशल इम्प्लीकेशन कैसे हो रहे हैं इसके अंदर, रिसोर्सेज को कौन कौन जो है एक्सेस कर सकता है और स्टेटस क्या रहता है वो हम आगे पढ़ लेते हैं फटाक से। अब आगे की तरफ हम लोग गए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जेंडर्ड एक्सेस टू पॉवर्टी। अब इसमें मेल और फीमेल वाला है कि जब भी किसी फादर की डेथ होगी तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके बेटों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, बेटियों को नहीं दी जाती है। तो इसमें ये कहा गया है कि एक जो है उनको कर दिया जाता है बट बेटियों को कोई भी शेयर नहीं जाता है। स्पेशल शेयर जो है उनके एल्डेस्ट जो बेटा है उसको दिया जाता है। आगे की तरफ हम लोग चीज़ देखते हैं, वुमेन को किसी भी तरह के रिसोर्सेज क्लेम करने का कुछ भी नहीं था। वो जो है अपने घर में रहो अपना खाना-वाना खाओ वही रहता है। बस हाँ, शादी में उसको जो गहने-वहने मिलते हैं जिसको हम स्त्री धन कहते हैं, वो उसको एक्सेस उसके पास है कि गहने-वहने आपके हैं, वो पैसा वो चीज़ें आपकी है, बाकी सारी चीज़ें जो है क्या है बेटों में बँटेगी। अब स्त्री धन भी क्या होता है शादी के बाद में फिर उनके जो बच्चे हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है? ये सब चीज़ है। अभी हमने देखा कि लड़की मतलब लेडीज़ को तो कोई क्लेम वहाँ पे नहीं मिल ना प्रॉपर्टी में मिलता है, ना उनकी कोई पैसे-वैसे में मिलता है। सिर्फ़ जो उनको जो मैरिज में जो पैसा मिलता है स्त्री धन जिसे कहा जाता है, उसी पे उनका क्लेम हो सकता है, बाकी सब चीज़ें नहीं। अब हमने कहा था जो साफ-साफ उसमें कहा गया है कि मनुस्मृति ने साफ कहा है कि वुमेन्स को जो है वो फैमिली प्रॉपर्टी को जो है होल्ड नहीं कर सकती है। वो अपने जो है उनका जो भी पैसा है, टक्का है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, वो सारा का सारा जो है होल्ड जो आगे अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो किसको मिलेगा? वो मिलेगा उनके बच्चों को। अब हमने कहा अगर कोई चीज़ें उनको अगर लेनी है तो उसमें उसको हस्बैंड की परमिशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो नहीं क्लेम कर सकती है। तो मतलब हर तरह से देखा जाए तो वुमेन्स को थोड़ा-सा पीछे दिखाया गया। एक एग्जाम्पल हमें जो हमने कहा जो प्रभावती गुप्ता है, वाकाटक की जो रानी थी, उनके वहाँ पे हमें देखते हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी है, वो रानी बनती है यहाँ पे। ये हमने देखा कि हो सकता है कुछ एक जो अपर क्लासेस हो, उनके अंदर ये चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हो बट ऑर्डिनरी लोगों में तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। और ये भी हमें कोई इक्के-दुक्के एग्जाम्पल्स मिलते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि लंबा-चौड़ा हमें इतिहास मिल रहा है कि हाँ, लेडीज़ को इस तरह से प्रॉपर्टी दी जाती थी, ठीक है? तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब हमने कहा अब जो है धीरे-धीरे सोशल जो है मेन और वुमेन के अंदर धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा होने लग गए थे क्योंकि अब एक जो प्रॉपर्टी को लेके हो जाता है ना कि हाँ भाई ये वुमेन्स को ज़्यादा अगर आपने प्रॉपर्टीज़ दी, अगर पढ़ाया-लिखाया तो वो आगे निकल जाएँगी, फिर वो घर के प्रैक्टिसेस या परफॉर्म कौन करेगा, घर के काम कौन करेगा? तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि वुमेन से इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब वरना एंड एक्सेस टू द प्रॉपर्टी, अब वंस जो हमने कहा 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया हमने, किस तरीके से प्रॉपर्टी वो लेते थे वो हम चीज़ें देखते हैं। According to the Brahmanical text, another criterion for regulating access to wealth was वर्णा। दूसरा हम वर्णा के हिसाब से हम लोग चीज़ें देखेंगे। अब हमने कहा अलग-अलग ऑक्यूपेशंस होते हैं मेन और वुमेन के लिए, जो हमने सॉरी
अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं। जो ब्राह्मण्स है, फिर क्षत्रियाज है, फिर वैश्याज है, ये 3 लोग हैं मेनली। इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनका ही जो है ऑक्यूपेशन माना जाता है, क्योंकि शूद्रास तो किसके लिए होते हैं, इनकी सर्विसेज के लिए होते हैं, कि इनको सर्विसेज प्रोवाइड करो आप, बस इसके लिए होते हैं। तो हमने कहा ये 3 लोग जो है प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज माना जाता है कि जो ब्राह्मण्स थे ना, वो सबसे वेल्दियस्ट ग्रुप था। रीजन क्या था, क्योंकि उनको राजा महाराजा सब लोग जो है टाइम टू टाइम दान दिया करते थे। जो भी रिचुअल प्रैक्टिसेस वो लोग करते थे ना, उनके बदले उनको जो है दान वगैरह दिया जाता था। तो सबसे ज्यादा जो है रिचेस्ट जो है ब्राह्मण्स होते थे। और हमने कहा फिर क्षत्रियाज, मतलब क्षत्रियाज तो है ही ऑब्वियस, तो हमने कहा क्षत्रियाज और ब्राह्मण्स दोनों होते थे उसमें। और सबसे पुअरेस्ट की अगर बात की जाए तो वो शूद्रास थे, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर्टी होती नहीं थी ना, वो तो बिगारी करते फिरते थे, उनके लिए तो कोई प्रॉपर्टी ऐसे होल्डिंग थी नहीं। अब आप जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को अगर आप देखते हो तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे डिफरेंसेस थे सोसाइटी के अंदर। वो मतलब हम लोग कहते हैं वो नेचुरल नहीं थे और इनफ्लेक्सिबल भी नहीं थे। अब हम लोग देखेंगे कि भाई टाइम के साथ बदल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब हम लोग क्या, वो नेचुरली चीजें नहीं थी, भगवान ने बना के नहीं भेजी थी, बट जो ब्राह्मणिकल एक वन सिस्टम फॉलो हो रहा था उसके अकॉर्डिंग वो लोग उसको करे जा रहे थे। ठीक है, हर चीज को बेस बनाया गया था कि बर्थ से। ठीक है, अब हम लोग आगे चीजें देखते हैं। तो आगे जो है ये जो हमारा एक पूरा सिनेरियो हमारे सामने आया, कौन सा सिनेरियो सामने आया, वर्ण सिस्टम वाला। तो इस तरीके से आगे इसमें क्या एक ऑल्टरनेटिव हमारे सामने निकल के आता है, वो हम लोग चीज देखेंगे। अब जो है हमने कहा हमारे जो साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, अब वहाँ पे हम देखेंगे तमिलकन जो है उस एरिया को बोला जाता था। यहाँ पे आप कोई चीज़ें देखेंगे कि किसी के पास में बहुत ज़्यादा एक्सेस है रिसोर्सेज का, किसी के पास में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग अब बात करते हैं कि 2000 ईयर्स अगो की पहले की बात है कि तमिलकन जो है एरिया है, वहाँ पे जो है चीफ डॉम्स हुआ करते। चीफ डॉम्स मतलब होते थे राजा है, राजा ने अपने जो पार्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि इजीली मैनेजमेंट चल सके। तो चीफ डॉम्स वो होते हैं। आगे की तरफ हम लोग और चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे जो बार्ड्स होते थे, पोइट्स वगैरह होते थे, जो मतलब दरबारी कवि होते थे ना, उन राजाओं की बड़ी बड़ी प्रशंसा किया करते थे, हमारे राजा ऐसे रवि बिल्कुल हारे नहीं, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। तो हमें वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो है तमिल संगम साहित्य जब हम देखेंगे, उसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारी जो है उन्होंने पोएम्स लिखी है उस टाइम की, उसमें सारी चीज़ें क्लियरली बताई है कि किस तरीके से राजा जो है किस तरीके से जो अपने प्रजा के साथ में रह रहा था, सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसे थे, वो पूरी उन पोएम्स में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो हमने कहा एक ऑल्टरनेटिव सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वन सिस्टम से तो आपको पता चल ही रहा है, बट ऐसी पोएम्स वगैरह है उनमें भी हमें चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट आखिर में क्या होता है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। अब हमने कहा सॉरी, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक हमारे यहाँ पे एक सिस्टम होता है, ब्राह्मण्स है, क्षत्रियाज है, वैश्याज है और शूद्राज है। ये हम हमारे हिंदू उसमें कर रहे थे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अनुसार। लेकिन जब तमिलियन जो सोसाइटी आई ना, वो ब्राह्मण से थोड़ा सा अलग था। अब वो क्या है, बुद्धिज्म को भी फॉलो कर रहा है, वो अलग चीज़ें हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इनजस्टिस को देख रहा है, उनको देख रहा है कि भाई किस तरीके से जो है ब्राह्मणिकल रूल की वजह से कितना हमें जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो अब वो एक नया ऑल्टरनेटिव खोजने चला गया कि अगर हमारे ब्राह्मण्स में हमें जो है, अगर आप वेद नहीं पढ़ने दे रहे हो तो हम बुद्धिज्म की तरफ गए। वहाँ देखा वहाँ इक्वालिटी है, सब पढ़ाई कर सकते हो, सब आप जो है अपने भगवान की पूजा कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। अब जो है जो बुद्धिस्ट एक है सुत्त पिटक जो है त्रिपिटक है, उसके अंदर जो उसमें अंदर सुत्त पिटक जो लिखा गया था, उसके अंदर जो है साफ बताया कि एक किस तरीके से एक आदमी को शांति मिल सकती है। ठीक है, अब उसमें अब हर आदमी अनरेस्ट में, टेंशन में, जो है एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो अब सब हर आदमी की एक ही इच्छा है कि मुझे शांति चाहिए। वो शांति कहाँ मिल रही थी, वो शांति मिल रही थी सुत्त पिटक के थ्रू बुद्धिज्म के अंदर। ठीक है, तो हर कोई आदमी क्या कर रहा है अब कि भाई हर आदमी को जो शांति चाहिए, हर आदमी को दो खाना चाहिए, हर तरह की मतलब हर चीज़ें जो एक आदमी की नेसेसिटीज है वो उसको मिलनी चाहिए ना। आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो अलग अलग उसमें। तो ये बुद्धिज्म में ये सब चीज़ें देखी तो लोग धीरे धीरे उधर की तरफ जाने लगे। दिस स्टेट डिटोरिएटेड ओवर टाइम एज पीपल बिकेम मोर ग्रीडी, विंडिकेटिव एंड जो डिसेप्टफुल इन नेचर। अब हमने कहा टाइम बदल रहा है, अब जो अपर कास्ट है वो अब टुवर्ड जेनरस नहीं रह गई है, अब वो जो धीरे धीरे ग्रीडी हो गई है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, खुद सेल्फ सेंटर्ड हो गई है। तो ये चीज़ें होने से हमें देखा कि जो सबसे लोअर कास्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लग गई थी। तो ये समय अब बदलने लगेगा। ठीक है,
एज अ रिजल्ट अ लीडर हु कैन बी रेथफुल व्हेन द टाइम इज राइट वाज चूजन। अब धीरे धीरे जो है ये सिस्टम बदलने लगा कि क्षत्रिय सिस्टम है या क्षत्रिय ही रूल करेंगे, ब्राह्मण सी जो रिचुअल्स करेंगे, सब चीज़ें टाइम बदलने लगा। अब जो लीडर जो उस टाइम की मांग होने लगी, जो लोगों की उनको फुलफिल करने लगा था, नीड्स को फुलफिल कर रहा है, जो उनसे ऐसे वादे कर रहा है, तो उस टाइम में उसको चूज कर लिया जाता था, वरना सिस्टम को ध्यान में नहीं रखते हुए। तो ये चीज़ें बदल रही थी। अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बदल रहा था कि लोगों की ज़रूरतों को अगर आप पूरा कर रहे हो तो आप राजा बनोगे। अब ऐसा क्षत्रिय सिस्टम जो है धीरे धीरे होने लगा, मतलब खत्म। अब हमने देखा this suggests that the institution of kinship was founded on free will, with taxes serving as a means of compensating the king for his services। अब हमने कहा जो राजा अपने प्रजा की रक्षा कर रहा है उसको राजा बना दिया जाएगा, उसके बदले उनको टैक्सेस दिए जाएंगे ताकि वो अपना सारा जो चीज़ें हैं उनको मैनेज कर सके। तो अभी चीज़ें उठने लगी कि वर्ण सिस्टम को साइड में रख दिया गया था, जो आदमी उनकी मदद कर रहा है, जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उन सब लोगों को राजा बना दिया जाता था। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब जो है the recognition of human agency in the creation and institution building of economic and social relationship is also revealed by this development। अब जब आपने ये चीज़ें करी ना कि जो हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, जो हमारी मदद कर रहा है, हमने उसको राजा बना दिया, उससे क्या हो धीरे धीरे इकोनॉमिक, सोशली और हमें हर तरह की जो है डेवलपमेंट वहाँ देखने को मिल रहा है, सुधार होने लगा ना। क्योंकि अब पहले जो है सबको आपने ऑक्यूपेशन बाउंडेड कर दिया था कि इसकी ऑक्यूपेशन है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे की तरफ हम देखते हैं। तो हमने कहा इन चीज़ें हमें बहुत सारी देखने को वहाँ पे मिल रही थी कि राजा के बारे में बहुत सारी वो कविताएं लिखते हैं कि हमारे राजा ने आके ऐसे कर दिया, हमारे राजा ने आके ऐसे कर दिया। तो बहुत सारी हमें ऐसे स्टोरीज देखने को मिलती है। अब हिस्टोरियंस ने कैसे महाभारत को कनेक्ट किया वो चीज़ें हम लोग इसमें देख लेते हैं। लैंग्वेज की अगर बात करते हो तो संस्कृत जो है मेन बेस लैंग्वेज रही थी इसके अंदर, फिर बाद में और इस पर लिखा गया, उसको हमने कहा पाली और प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखा गया था। अब हमने कहा संस्कृत यूज्ड इन महाभारत वाज फॉर सिंपलर देन दैट ऑफ वेदास और ऑफ द इंस्क्रिप्शन। लेकिन हम देखते हैं ना वेदास में या इंस्क्रिप्शंस में जो भारी भरकम संस्कृत लिखी है ना, वैसी संस्कृत नहीं है महाभारत के अंदर। ईजी संस्कृत का वहाँ पे, सिंपल संस्कृत का वहाँ पे यूज किया गया था। तो ये सब चीज़ें हमें पता है। कंटेंट की आपको पता ही है कि मेनली जो है ये जो हम लोग बात करते हैं नैरेटिव है और डिडक्टेड है इसके अंदर, मतलब एक चीज़ को हमने उसको करके स्टोरीज की तरह कनेक्ट करके उसमें डाला है, नरेशन करा है उनको सब चीज़ों का, तो वो हमें पता ही है। आगे की तरफ हम चलते हैं। The sections that contain prescriptions about social norms are जो designated as redacted, जिसके अंदर हमें सोशल सोसाइटी का पता चल रहा है, किस तरह का वहाँ सिस्टम था, किस तरह का रहन सहन था, खाना था, वो सब हम जो है redacted में डाल देते हैं। The redacted section includes some stories and the narrative often contains some social messages। अब हमने कहा जो डिडक्टिव पार्ट जो था, हमने कहा ना डिडक्टिव पार्ट है और एक नैरेटिव पार्ट है। तो डिडक्टिव पार्ट था उस टाइम की सोसाइटी को बता रहा है, जो किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, सोशल मैसेजेस जो है स्प्रेड कर रहा है, वो पार्ट ये हो जाता है। फिर दूसरी तरफ आप जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमने कहा ऑथर की अगर बात की जाए तो हम लोग उसमें देखते हैं कि जो मेनली तो बोला जाता है कि व्यास जी की लिखी हुई है। ठीक है, तो हमने कहा द ओरिजिनल स्टोरी वाज प्रोबेबली कॉन्स्टेंट बाय अ चैरिटियर बार्ड्स नोन एज सुताज, who generally accompanied Kshatriya warriors to battlefield and composed poems celebrating their victories and other achievement। अब देखो क्या है, अब मेन स्टोरी हमें अब किसने बताई होगी, जो वहाँ पे राजा के जो रथ चला रहा होगा उसने देखा होगा सब चीज़ें, राजा का तो दरबारी कवि होगा जो उनकी प्रशंसा करता है वो बताता होगा हमें। जैसे हमारे श्री कृष्ण भगवान थे, अर्जुन के सारथी बने हुए थे ना, उसी तरीके से जो ये लोग थे, ये लोग सब जो है चीज़ें देख रहे थे, फिर इन्होंने आके इसमें स्टोरी बताई। तो ये स्टोरी जो है मेनली वहाँ से ही आई है। तो पहली जो चीज़ें थी ना वो ओरली सबको सुनाई जा रही थी, बाद में जो है इस पर रिटर्न वर्क का होता है। तो हम लोग अगर देखते हैं 5th सेंचुरी BC के अंदर आप देखोगे तो फिर ब्राह्मण से इन स्टोरी को उठाया, फिर उनको एक जगह किया, फिर उन पे लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। दिस वॉज द टाइम व्हेन चीफ डॉम्स सच एज दोज ऑफ द कुरूज एंड द पांचाल अराउंड हुम द स्टोरी ऑफ द एपिक रिवॉल्व्स वर ग्रेजुअली बिकमिंग किंगडम। अब हम बात करते हैं कुरु, पांचाल, ये सब पांचाली बोलते हैं ना द्रौपदी को, तो ये एरियाज सारे के सारे जो थे ना, इनके आसपास ही कहीं ना कहीं स्टोरी घूम रही है। अब ये जो अब तक बहुत बड़ी बड़ी किंगडम्स बन चुके थे, अब यहाँ पे जो है इसके ऊपर राइटिंग स्टार्ट करी जाती है, महाभारत को जो है कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया जाता है। अब हमने कहा अनदर फेज इन द कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन 200 BCE से लेकर 200 CE के बाद में इसको वापस से लिखा जाता है, जब महाभारत की राइटिंग फिर से शुरू होती है। अब हमने कहा दिस वाज द पीरियड व्हेन द वर्शिप ऑफ विष्णु वाज ग्रोइंग एन इम्पोर्टेंस। अब धीरे धीरे जो है वैष्णविट ग्रुप जो है फ्लरिश हो रहा है,
वैष्णव विष्णु के अवतार हम मानते हैं कृष्ण भगवान को, तो जैसे ही कृष्ण भगवान का एक ऐसा टाइम आता है जब भगवान को पूजने वाले लोग बढ़ जाते हैं, उस टाइम में इस एपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने देखा ना भगवान को दिखाया गया है, विष्णु भगवान के अवतार हैं, वो पूरा महाभारत में अपना जो विकार जो बोलते हैं ना रूप दिखाते हैं अपना पूरा। तो जो विष्णु के फॉलोअर्स जो थे, भगवान विष्णु की जो पूजा कर रहे थे, वो लोग इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं कि इस तरह से अवतार लिया था हमारे भगवान ने। अब द्रौपदी ने किस तरीके से पांडवा से शादी करी थी, आपको पता ही है कि कुंती उनकी मदर होती है, वो स्टोरी आपने सबने सुनी रखी होगी। ठीक है, तो उस टाइम में हम देखेंगे प्रेजेंट डे हिस्टोरियन सजेस्ट पॉलेंड्री अमंग्स रूलिंग एलिट्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब तो ये बहुत कम चीज़ें हो गई थी, लेकिन हम लोग जबकि स्टोरी पढ़ रहे हैं उस टाइम में भी ये गिनी चुनी जगह ही थी। ठीक है, तो एक हमें एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हम लोग देखते हैं कि जो द्रौपदी वाला ही देखने को मिल रहा है। द पोलेंड्री ग्रेजुअली फेल इनटू डिसफेवर अमंग्स द ब्राह्मण्स हु रीवर्क्ड एंड डेवलप्ड ऑफ द टेक्स्ट फॉर सेंचुरीज। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म होने लगी। ब्राह्मण्स ने तो बिल्कुल ही खत्म कर दी थी इस तरह के प्रैक्टिसेस को। आगे हम देख रहे हैं कि जो अनयूजुअल सी बात लगती है, एक अनडिजायरेबल सी प्रैक्टिस लगती है इसके अंदर, तो हो सकता है हिमालयन रीजन में कहीं पे प्रैक्टिस होती हो पोलेंड्री, बाकी अदर हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिलती थी पुराना अगर हम टेक्स्ट देखते हैं। या हो सकता है भाई ऐसा कोई टाइम आया हो कि भाई लड़ाई झगड़े की वजह से मतलब लेडीज़ की कमी हो गई, वुमेन्स की कमी हो गई हो बहुत ज़्यादा, तो फिर ऐसी कंडीशन हुई कि भाई 5 भाइयों को एक साथ एक लड़की के साथ शादी करवा दी जाती है। तो मतलब ये सिस्टम जब हो सकता है कि हाँ उसमें हमें एक शॉर्टेज देखने को मिल रही है वुमेन्स में, तो ऐसा केस हो सकता है हिमालयन रीजन वगैरह में। ठीक है, some early sources suggest that polyandry was not the only or even the most prevalent form of messages। ये हमने कहा ज़्यादा हमें ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है, वो लिखा जा चुका है, खत्म नहीं हुआ है, उसमें रेगुलर चीजें ऐड हो रही है, और जो मतलब उसमें मतलब रोज कुछ ना कुछ है, मतलब गतिशील है, वो चलती जा रही है, चीजें ऐड होती जा रही है उसके अंदर। ठीक है, अब हमने कहा द ग्रोथ ऑफ द महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत रिवर्जन। हमने कहा संस्कृत में लिखी हुई मिल गई, हमने खत्म कर दिया, नहीं, हर लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, इसमें आपको वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में देखने को मिल रही है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है डायलॉग्स का, लोगों में हर अलग तरीके से उसको लिखा जा रहा है, हर तरह के लोगों के डायलॉग डिलीवरी अलग होती है, हर कम्युनिटी में अलग तरीके से लिखा जा रहा है। तो ये एक डायनामिक है एपिक हमारा, ये नहीं है कि इसकी कंटिन्यूटी अभी भी चालू है, ऐसा नहीं, खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब हमने कहा सेवरल स्टोरीज दैट ओरिजिनेटेड इन स्पेसिफिक रीजन्स और सर्कुलेटेड अमंग सर्टेन पीपल फाउंड देयर वे। अब हर एरिया है, वहाँ की कोई नई स्टोरी ऐड करी तो वहाँ की महाभारत में आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। हमने कहा जो संस्कृत बेस है, फिर लेकिन रीजनल चेंजेस आपको हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि रीजनल चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। सेंट्रल स्टोरी जो है हमने कहा कि जो वॉज ऑफन बार बार वही बताई जाती है, बट कुछ जगह चेंजेस है, कुछ एपिसोड चेंजेस करे गए, नई स्कल्पचर्स ऐड की गई हैं, नई पेंटिंग्स करके उसको और इंटरेस्टिंग बनाने की चीज़ें हैं यहाँ पे। इसको अब महाभारत केवल एक रिटन एपिक नहीं है, उसको परफॉर्म कर रहे हो आप प्लेस के रूप में, डांस के रूप में, और भी बहुत सारे नरेशंस हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर था ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो चैप्टर है हमारा किनशिप कास्ट एंड क्लास, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर है, चीज़ों को हमें करना है। तो हमारा चैप्टर जो है किनशिप कास्ट एंड क्लास, जो अर्ली सोसाइटीज़ है, 600 BC से लेकर 600 CE हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, महाभारत को इसमें बेस बनाया गया है। तो इन चीज़ों को आप लोग जो है इसी तरीके से इसी फ्लो में याद करें, ताकि वो भाई वर्ण सिस्टम कैसे कर रहा था, रूल्स ऑफ मैरिजेस क्या थे, जातीज़ क्या थी, हमने क्या किस तरह हमने डायनेमिक अगर कहा है महाभारत को कैसे कहा है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ते हुए चलना है। तो आई थिंक आपको जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।